नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। जाने कैसे क्रैश होते ही खाक हो गया यति एयरलाइंस का प्लेन। लैंडिंग से सिर्फ 10 सेकंड पहले हुआ हादसा, अब तक 68 शव बरामद। जल्द भारत का दौरा करेंगे नेपाल के पीएम प्रचंड। कहा चल रही है तैयारी, लेकिन तारीख का नहीं हुआ ऐलान। गणतंत्र दिवस पर आतंक का साया। आईएसआईएसआई और अल-कायदा संग पाकिस्तान रच रहा है भारत को दहलता देने वाला साजिश। पुणे के अस्पताल में बाल बाल बचे अजित पवार। लिफ्ट गिरने से डॉक्टर को आई चोट। हिमाचल के मुरारी देवी और जोत में लगे डॉपलर रडार। बारिश बर्फबारी की मिलेगी सटीक अपडेट्स। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोप में गिरफ्तार गैंगस्टर गोल्डी बड़ाक का गुड़गांव हिमाचल से हुआ गिरफ्तार। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। जातीय जनगणना के दौरान जब खुलासा हुआ कि सदियों से चली आ रहे गांव का नाम अब बदल गया, यहां तक कि बन रहे सरकारी कागजात में भी अब गांव का नाम बदल दिया गया है, तो ग्रामीणों की नाराजगी 7वें आसमान पर पहुंच गई। इसके बाद ग्रामीणों ने जनगणना को बंद करवाकर गांव का नाम बदलने का विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर पूरा मामला जमुई जिले के सोना प्रचंड के चुरहते पंचायत के अमेठिया डीह गांव का है। ग्रामीणों का आरोप है कि अब जो भी नया आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड बन रहा है, उसमें उनका गांव का नाम अमेठिया डीह के बदले मढ़ड़ो दर्ज किया जा रहा है। ग्रामीणों की मांग है कि उनके गांव का नाम अमेठिया डीह ही रहने दिया जाए, जिनसे उनकी पहचान है उसका नाम ना बदला जाए। गांव का नाम बदले जाने का विरोध करते हुए ग्रामीणों ने यहाँ जातीय जनगणना भी बंद करवा दिया है। इस गांव की आबादी लगभग 2000 है। यहाँ मतदाता की संख्या करीब 1200 है। गांव के बुजुर्ग गणेश पांडे का कहना है कि उनकी उम्र 80 साल है। उनके बाप दादा के समय से ही इस गांव का नाम अमेठिया डीह है। इस पते पर इनकी चिट्ठी आती है और इस पते पर ही गांव के लोग जो दूसरे जगह से आते हैं वो बसे रहते हैं, उन्हें भी लोग इसी गांव के नाम से ही जानते हैं। ये भला कैसे संभव होगा कि अचानक गांव का नाम बदल दिया जाएगा और हमारे गांव का नाम मिट जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि मौके पर सीईओ और वीडीओ ने भी आकर आश्वासन दिया, लेकिन अभी भी जो प्रमाण पत्र बन रहा है उसमें भी ग्रामीण का नाम प्रमाण पत्र में अमेठी डीह गांव की जिक्र नहीं हो रही है, बल्कि गांव का पहले वाला नाम नहीं लिया जा रहा है। हम लोग जनगणना का विरोध करेंगे। इस मामले में सोनो के वीडियो का कहना है कि सरकारी प्रमाण पत्रों में गांव का नाम कैसे बदल रहा है उन्हें भी नहीं पता। वीडियो ने बताया कि गांव का नाम बदले जाने के कारण लोगों की नाराजगी है। जनगणना का काम जारी रखने के लिए ग्रामीणों को समझाया जा रहा है इस मामले पर। और अमेठी डीह गांव चुरत्ते पंचायत के वार्ड संख्या 10 में आता है, जिसमें 2 गांव है। पंचायत चुनाव के वोटर लिस्ट में मडरो गांव दर्ज है, जिसको लेकर परेशानी हो रही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति को चुनौती देने वाले एक समीक्षा याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
हाईकोर्ट याचिकाकर्ता पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा चुका है। ये समीक्षा याचिका हाईकोर्ट के 11 नवंबर 2022 को एक आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें सीजीओ वाई चंद्रचूड़ की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता संजीव कुमार तिवारी ग्राम उदय फाउंडेशन नामक संस्था के अध्यक्ष है। जानकारी के मुताबिक न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा और विकास महाजन की दिल्ली हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस चुनौती देने वाले पुनर्विचार याचिका को खारिज किया है। संजीव कुमार तिवारी की याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि वर्तमान समीक्षा याचिका पर पुनर्विचार करने का कोई कारण नहीं है और याचिकाकर्ता कोई खामियां नहीं बता पा रहे हैं। बताते चले कि न्यायमूर्ति धनंजय जसवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए थे। पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ये समीक्षा के दायरे में नहीं आता है। समीक्षा तभी होती है जब कोई खामी होती है। आपकी याचिका या आपके तर्कों में किसी भी कमी या फिर खामियों का इशारा नहीं किया गया है। बॉलीवुड में अक्सर हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग, रॉ एजेंट, पाकिस्तान से आए आतंकियों जैसे विषय पर फिल्में बनती रहती है। जल्दी सिद्धार्थ मल्होत्रा और रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्म मिशन मजनू भी रिलीज होने जा रही है, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा पाकिस्तान में इंडियन एजेंट बने नजर आ रहे हैं। इसी दौरान पाकिस्तानी एक्ट्रेस सनम सदई का बयान आया है, जो बॉलीवुड फिल्मों में मुस्लिम किरदारों को दिखाया जाने पर नाराज है। इतना ही नहीं, सनम अपने ताजा इंटरव्यू में ये भी कहती नजर आ रही है कि पाकिस्तान में अक्सर वो लोग इस बात का मजाक भी बनाते हैं। सीरियल जिंदगी गुलजार है में फवाद खान के साथ नजर आई पाकिस्तानी एक्ट्रेस सनम सदई ने हाल ही में एक ताजा इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया कि कैसे बॉलीवुड फिल्मों में मुस्लिम किरदारों को एक फिक्स पैटर्न में दिखाया जाता है। सनम सदई ने कहा, हाँ, हम अक्सर इस बात की खिल्ली उड़ाते हैं कि बॉलीवुड फिल्मों में मुस्लिम किरदारों को कैसे दिखाया जाता है। उनकी आंखों में काजल होगा, नवाज की टोपी, बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं आपको हरा रंग दिखेगा, ताकि ये बताया जा सके कि मुस्लिम किरदार या समाज की बात हो रही है। मैं जानती हूँ कि इसे राजनीतिक रंग भी दिया जाएगा, लेकिन उन्हें हमेशा विलन की तरह ही दिखाया जाता है। मैंने कई फिल्म ऐसी नहीं देखी जिसमें दोनों देशों को दोस्त या साथ में कोलैबोरेट करते हुए दिखाया जाता है, जबकि असल में दोनों देशों के बीच हर स्तर पर कई तरह के कोलैबोरेशन हो रहे हैं। सनम ने अपने इस इंटरव्यू में ये भी कहा है कि हम पाकिस्तानी अक्सर भारत के बारे में बॉलीवुड फिल्मों के जरिए ही जानते हैं, लेकिन इंडियंस को असल में असली पाकिस्तान की झलक कभी देखने को नहीं मिलती। वहीं भारत में पाकिस्तानी एक्टरों के बैन होने पर बात करते हुए सनम ने कहा कि इस बैन की खबर से पाकिस्तान एक्ट्रेस सड़ रहे हैं। उनके लिए काफी कंफ्यूजन भरा समय था। एक्ट्रेस ने कहा कि आर्ट और कल्चर जैसी चीजों में राजनीति को क्यों मिलाया गया, ये काफी दुखद था, लेकिन आखिर में हम सब इससे आगे बढ़ गए क्योंकि आप इससे लड़ नहीं सकते। फवाद खान और माहिरा को सही में बहुत कुछ सहना पड़ा था। नेपाल में 4 क्रू मेंबर समेत 68 यात्रियों को लेकर जा रहा यति एयरलाइंस का ATR 72-500 विमान रविवार को क्रैश हो गया है। इस हादसे में सभी 72 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इस हादसे के बाद नेपाल में उड़ानों की जोखिम पर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। पिछले 30 साल में नेपाल में ये 28वां विमान हादसा हुआ है। बता दें कि हादसे के शिकार फ्लाइट यति एयरलाइंस की थी। यति एयरलाइंस और उसकी सहायक तारा एयर के विमान हादसे का पुराना और लंबा इतिहास है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एयरलाइन रेटिंग्स वेबसाइट से इनमें से किसी भी एयरलाइन का रेट नहीं करती है। नेपाल में जो विमान ATR 72-500 हादसे का शिकार हुआ वो ATR एयरक्राफ्ट सीरीज का ही हिस्सा है। इस विमान के नाम में लगा 72 इसकी पैसेंजर कैपेसिटी को बताता है।
इस मॉडल का पहला विमान 1921 में बना था। बताते चले कि 2004 के बाद से यति एयरलाइंस के 4 घातक प्लेन क्रैश हो चुके हैं, जिनमें आज की ATR 72 फ्लाइट भी शामिल है। वहां तारागढ़ में 3 घातक विमान हादसे के अलावा 5 गैर घातक घटनाएं भी शामिल है। दोनों एयरलाइंस पहाड़ी और बेहद जोखिम भरे हिमाचली क्षेत्र में उड़ान भरती है। विशेषज्ञों की माने तो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, खराब मौसम, पुराने विमान और अनुभवहीन पायलट नेपाल को उड़ानों के लिए सबसे खतरनाक देश बनाते हैं। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की 2019 की सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार नेपाल के पहाड़ पायलटों के सामने बड़ी चुनौती है। पिछले 10 साल की बात करें तो ये करीब 20 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने कहा कि वो तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद संभालने के अपनी पहली विदेश यात्रा पर जल्द ही भारत आएंगे। सीपीएन माओवादी सेक्टर के 68 वर्षीय नेता ने पिछले साल 20 दिसंबर को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, जब उन्होंने नाटकीय रूप से नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले चुनाव पूर्व गठबंधन से अलग होकर विपक्षी नेता केपी शर्मा ओली से हाथ मिलाया था। रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को विश्वास मत जीतने के बाद पत्रकारों के साथ अपनी पहली बातचीत के दौरान प्रचंड ने शनिवार को कहा कि मैं जल्द ही भारत का दौरा करूंगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए कूटनैतिक स्तर पर तैयारी चल रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास बालूवतार में पत्रकारों से कहा, संबंधित दूतावास मेरे दौरे की तैयारियां कर रहे हैं। प्रचंड ने नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान भारत का आधिकारिक दौरा किया था। पिछले साल जुलाई में भी प्रचंड ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के निमंत्रण पर भारत आए थे। हालांकि नेपाल सरकार ने अभी तक आधिकारिक रूप से प्रधानमंत्री की भारत यात्रा की घोषणा नहीं की है। यात्रा की तारीख और कार्यक्रम को अभी फाइनल रूप से नहीं दिया गया है। वैसे विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक वक्तव्य में कहा कि हम अपने समकक्ष के साथ समन्वय में तारीख और विस्तृत कार्यक्रमों के साथ साथ यात्रा के एजेंडे को अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI गणतंत्र दिवस के मौके पर आतंकवादी संगठनों अल कायदा और इस्लामिक स्टेट के साथ मिलकर राजधानी दिल्ली, पंजाब समेत देश के अन्य कई शहरों में बड़े हमले करने की साजिश रच रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया है और खुफिया एजेंसियों की गोपनीय रिपोर्ट में पता चल रहा है कि पाकिस्तान की ISI ने भारत में आतंकी हमले करवाने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों की मदद ली है। भारत में होने वाले G20 समिट पर भी इस्लामिक स्टेट और अलकायदा की नजर है। पाकिस्तान की मदद से इन आतंकी संगठनों की साइबर स्पेस पर काफी एक्टिव हो चुकी है और G20 समिट के दौरान बड़े साइबर हमले करने की फिराक में है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपने सेल और अवैध रोहिंग्याओं का इस्तेमाल कर 26 जनवरी के मौके पर दिल्ली और पंजाब में IED ब्लास्ट करवा सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अलकायदा के आतंकी लोन वुल्फ अटैक के फिराक में है। अगर 26 जनवरी पर आतंकी हमले का प्लान फेल हुआ तो G20 समिट के दौरान भारत के विभिन्न शहरों में आतंकी हमले करवाने की साजिश ISI ने रची है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार एक बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गए। अजीत पवार ने कहा कि रविवार को बताया कि पुणे के अस्पताल में शनिवार को वो एक डॉक्टर तथा 2 अन्य लोगों के साथ लिफ्ट में सवार थे। उसी दौरान अचानक बिजली चली गई और लिफ्ट नीचे भूतल पर आ गिरा। इस हादसे में डॉक्टर को हल्की चोटें आई है।
पवार ने बताया कि उन्होंने अपनी पत्नी को हादसे के बारे में जानकारी नहीं दी है। पवार ने बारामती में एक कार्यक्रम में बताया कि शनिवार को वो एक अस्पताल भवन का उद्घाटन करने के लिए गए थे। उसी दौरान यह हादसा हुआ। रकमपा नेताजी पवार ने बताया, मैं 2 सुरक्षा कर्मियों और एक डॉक्टर के साथ तीसरी मंजिल पर स्ट्रेचर लिफ्ट में सवार था। हमें चौथी मंजिल पर जाना था, लेकिन लिफ्ट नहीं चली और फिर अचानक बिजली आपूर्ति बंद हो गई। लिफ्ट अचानक नीचे गिरते हुए सीधे भूतल पर रुकी। सुरक्षा कर्मियों की तारीफ करते हुए पवार ने बताया कि वे लोग लिफ्ट का दरवाजा खोलने में सफल रहे और सबकी सुरक्षा सुनिश्चित की। हालांकि डॉक्टर को कुछ हल्की चोटें आई है। पवार ने कहा कि उन्होंने इस घटना के बारे में अभी तक अपनी पत्नी को भी नहीं बताया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जोत में डॉपलर मौसम रडार स्थापित किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान व प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान डॉक्टर जितेंद्र सिंह रविवार को इसका विविध शुभारंभ किया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। चंबा के उपायुक्त डीसी राणा ने बताया कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के 148वें स्थापना दिवस पर मौसम भवन दिल्ली के सभागार में कार्यक्रम हुआ। इस दौरान जिला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जोत में स्थापित डॉपलर मौसम रडार के साथ मंडी के मुरारी देवी रडार का भी उद्घाटन हुआ। डीसी ने बताया कि एक्स बैंड उपकरण प्रणाली पर आधारित ये डॉपलर रडार 100 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत प्रतिकूल मौसम की पूर्वानुमान चेतावनी देने में सक्षम होगा। डॉपलर रडार जिला में आपदा प्रबंधन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये भी बताया कि भारी वर्षा, बादल फटने, आंधी, ओलावृष्टि के बारे में भी पहले ही ये चेतावनी प्रदान करने के लिए ये रडार महत्वपूर्ण आंकड़ों को उपलब्ध करवाने के साथ चंबा जिले के अतिरिक्त लाहौल स्पीति, कांगड़ा, हरिमपुर, कुल्लू, ऊना और जम्मू कश्मीर के भी मौसम से संबंधित आंकड़े मिल सकेंगे। गौरतलब है कि जिला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जोत में डॉपलर मौसम रडार स्थापित करने को लेकर जून 2021 में भूमि का चयन किया गया था। प्रसिद्ध पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या का षड्यंत्र रचने वाले के आरोपी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का गुर्गे को हिमाचल से गिरफ्तार किया गया है। पंजाब पुलिस ने आरोपी इंद्रप्रीत सिंह उर्फ पैरी को मंडी जिले के सुंदरनगर में एक होम स्टे से गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल ने आरोपी को हिमाचल पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया। पैरी पर डेरा प्रेमी प्रदीप कुमार की हत्या में शामिल होने का भी आरोप है। जानकारी के अनुसार आरोपी पैरी सुंदरनगर में लोहड़ी के दिन 13 जनवरी को दोपहर 1 बजे एक होम स्टे पहुंचा और यहां कमरा बुक करवाया। इस दौरान वो अकेला यहां से कहीं नहीं गया। पंजाब पुलिस उसका फोन लगातार ट्रेस कर रही थी। इस बीच फोन की लोकेशन हिमाचल के सुंदरनगर में पाई गई और पंजाब पुलिस ने उसे सुंदरनगर में धनोटा पुलिस थाने की मदद से गिरफ्तार किया। 14 जनवरी को शाम को पंजाब पुलिस की टीम उसे गिरफ्तार करके ले गई। चंडीगढ़ के रहने वाले साल 2021 में आरोपी पैरी डीएबी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान गोली बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आया था। उस पर मर्डर समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पंजाब के कोटकपुरा में डेरा प्रेमी की हत्या के भी उसका हाथ है, ऐसा माना जा रहा है। पंजाब पुलिस की तरफ से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि पैरी की लोकेशन को ट्रेस किया गया था और फिर स्थानीय पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के डीजीपी ने बताया कि गोल्डी बराड़ के दिशा निर्देश पर पैरी ने हत्या के आरोपियों को पैसे दिए थे। झारखंड के गिरिडीह जिला में
ग्रामीण और पुलिस के बीच विवाद का मामला सामने आया है। गिरिडीह के डुमरी से इनामी नक्सली कृष्णा हंसा उर्फ कृष्णा मासी की गिरफ्तारी के बाद उसकी निशानदेही पर सीआरपीएफ जिला पुलिस के जवान पारसनाथ के चतरो इलाकों में नक्सलियों के चोहों में निकले थे। तभी चतरो गांव के टोला में जाकर एक घर में भीम सोरेन व बाहमुनि बिस्के के साथ पूछताछ के क्रम में पुलिस की तीखी नोक झोंक हुई, जिसमें एक जवान ने भीम सोरेन बाबुनी बास्के सहित 3 लोगों के साथ मारपीट कर दी। इससे लोग भड़क गए और देखते ही देखते पुलिस या कार्रवाई के खिलाफ बड़ी संख्या में ग्रामीण गोलबंद होकर छापेमारी करने निकले। पुलिस दल को चतरो गांव में प्रवेश करने से रोक दिया। यहां तक कि पुलिस से दो दो हाथ करने को भी ग्रामीण महिला पुरुष एकजुट हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ चौतरा गांव में किसी नक्सली की होने की सूचना पर पुलिस हर कीमत पर छापेमारी के लिए जाने को तत्पर थी, तो दूसरी तरफ ग्रामीण महिला पुरुष ने लाठी डंडा व कुल्हाड़ी से लेस होकर पुलिस को रोक रखा था। इसे लेकर घंटों तक स्थिति तनावपूर्ण रही। हत्या और रेप केस में सजा याफ्त डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम एक बार फिर से जेल से बाहर आ सकते हैं। रोहतक के सिनारिया जिला में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने एक बार फिर से पैरोल के लिए अर्जी लगा दी है। 25 जनवरी के भंडारे और सत्संग के लिए डेरा मुखी ने जिला प्रशासन को आवेदन भेजा है और सिरसा आने की अनुमति भी मांगी है। हरियाणा सरकार और प्रशासन सुरक्षा एंगल पर विचार कर रहे हैं। दरअसल डेरा सच्चा सौदा के दूसरी संत शाह सतनाम महाराज के जन्म दिवस पर डेरा में 25 जनवरी को भंडारा और सत्संग आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में शामिल होने के लिए डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आ सकते हैं। गौरतलब है कि डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह राम रहीम 15 अक्टूबर 2022 को पैरोल पर जेल से बाहर आया था। 40 दिन तक वो बरनावा के डेरा सच्चा सौदा आश्रम में रहा था। इस दौरान उसकी मुंह बोली बेटी हनीप्रीत और परिवार के अन्य सदस्य भी थे। राम रहीम ने डेरा भी दीपावली और डेरे के संस्थापक का जन्मोत्सव भी मनाया था। पैरोल के दौरान राम रहीम ने ऑनलाइन सत्संग भी किया था और इसे लेकर सवाल भी उठे थे। अब तक एक बार फिर से राम रहीम की तरफ से पैरोल मांगी गई है। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।